हाय हेलो। गुड इवनिंग राकेश। आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, हम थोड़ा वेट करते हैं, एक दो लोग और कनेक्ट हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था एमएसपी और जो उससे रिलेटेड इश्यूज हैं। तो राकेश, आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एमएसपी एंड व्हाई इट नीडेड? राकेश, आप सुन रहे हो? यस सर, यस सर, सॉरी सर।
हाँ, नो नो इशू। कुछ बोलोगे इस पे? हाँ सर, एमएसपी। हाँ, व्हाट इज एमएसपी एंड व्हाई इट नीडेड, मतलब आप इसके बारे में क्या जानते हैं? MSP and why it is needed. So basically, MSP refers to minimum support price, which is annually announced in 2 times in a year, announced by Government of India on the recommendation of CSEP. ओके। It was basically a safety net provided to farmers against the uh, drastic price drop in the market at the time of harvesting sessions, राइट राइट। and it is needed just to prevent farmers at the time of glut in the market, uh, to ensure they are getting remunerative prices of their produce. राइट राइट, टू अवॉइड द डिस्ट्रेस सेल। Yes sir. ठीक है, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज द करंट हैपनिंग रिगार्डिंग एमएसपी? Sir, initially it was started in 1967, I think. I believe 1967 it was started by Government of India, because ओके at that time the government has introduced the major technical changes in the Indian agriculture, like short duration varieties, hybrid varieties, and irrigation sources, and the improved doses of fertilizer, which has drastically increased the production of major cereals like rice and wheat. So at that ओके। time, uh, a lot of production were there. So government has felt that a safety net is needed to prevent distress sale among the small and marginal farmers. So they brings the concept of MSP. एक्चुअली यू आर राइट, बट आपने थोड़ा ना इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एमएसपी स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि जो फार्मर्स थे ना उनको मोटिवेट करना था, क्योंकि जो फूड डिस्ट्रेस था इंडिया में, मतलब फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था ना, तो Yes sir. farmers were told given good seeds and fertilizers provided, and they ensured that their produce is purchased at a minimum, मतलब एक assured price उनको मिले। तो वो Yes sir. रीजन था Yes sir. इसका, स्टार्ट होने के पीछे लॉजिक वो था। ठीक है, तो अभी आपको क्या Okay. लगता है कि एमएसपी इंडिया में, मतलब जो फार्मर्स की डिमांड थी, तो वो वैलिड थी? क्या गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो? Sir, as per the government, they are saying that it is not fiscally efficient, fiscally correct to ensure the MSP as a legal right, because it makes the government to procure the entire food grain at the MSP. So ओके। it will definitely bring some repercussions to government fiscal policies. But yes, MSP should be continued, but not as a legal right, but it should be. ओके, आई थिंक आपको ये थोड़ा इस तरीके से आंसर देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक तो एमएसपी का सबसे बड़ा इश्यू क्या है इसमें, मतलब एमएसपी के कारण जो स्पेशली हरियाणा और पंजाब में क्या होता है, दे आर ग्रोइंग मोर राइस। सो ये वाटर गजलिंग क्रॉप है, तो इसके कारण क्या है कि काफी इश्यूज हो रहे हैं वहाँ पे। एक तो जो वाटर टेबल है वो काफी नीचे चला गया है, और कुछ बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर्स, जो सॉइल है ना वो भी काफी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। तो ये एक बड़ा इश्यू है, और फिर एक ये भी है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं हो रहा इसके कारण, क्योंकि जो मेनली Yes sir. जो वेट और जो राइस है ना उसी पे एमएसपी मिलता है, और एक्चुअली उसका इंफ्रा है अभी। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है। Okay sir. ओके, आपका वैसे अच्छा आंसर था। बाकी दो लोग और कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ये राकेश ने जो पॉइंट्स बताए, इसके अलावा मतलब कि क्यों प्रैक्टिकल नहीं सर है? जो एम हाँ सर जो बोलिए। एमएसपी है वो इनिशियली सही था, बट अब के सिनारियो में जैसे आपने बोला कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे वो लोग मतलब व्हीट एंड राइस ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ओके। गवर्नमेंट को जो हॉर्टिकल्चर या जो कैश क्रॉप है उनको बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी हम मतलब जैसे एमएसपी में दे रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट वहां पे डाइवर्स करना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो प्रोडक्शन ग्रोथ है इंडिया का वो ज्यादा बढ़े। राइट। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एक एक पॉइंट हो गया आपका, इसके अलावा?
.com सर आप यही है लिंक्स कि वगैरह जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं फार्मर्स, तो उनको अगर आप एक ही क्रॉप बार बार करते रहेंगे तो फर्टिलिटी वो खराब होंगे उस जमीन की। तो मतलब उनको ये समझाना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए कि उनको मतलब चेंज करते रहना चाहिए ड्यूरेशन में। ठीक है, ये आपका ये आंसर ठीक है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करे और जो दूसरी क्रॉप्स हैं उनको प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिवाइज करे और उस पे भी एमएसपी दे? तो मतलब इस पे आपका क्या आंसर होगा? सर एज पर WTO अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब इंडिया पे कुछ कंट्रोल्स आ जाएंगे। जैसे अभी जो शुगर पे MSP देने का इशू चल रहा है ऑलरेडी, तो राइट। ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, तो वो नहीं करना चाहिए। वो मतलब ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से सही नहीं होगा। ओके, तो देन आपको क्या लगता है कि देन हाउ गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट कैन डू? एक तो फार्मर्स का डिमांड है एमएसपी का, तो हाउ गवर्नमेंट कैन रिजोल्व दिस? और अदर वे ऐसा है कि इसमें गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, बिकॉज फार्मर्स फार्मिंग डिस्ट्रेस में है। फार्मर्स का एमएसपी को के लिए बोलना उनका वैलिड ये है कि उनको जो प्रोड्यूस है उसका सही उसका नहीं मिल पाता है उनको, जो भी है। तो अदर सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सर एज पर माय नॉलेज, जब पहले ये था कि गवर्नमेंट को जो फार्मर्स थे वो दे के जाते थे टैक्स वगैरह, लेकिन अब फार्मर्स एग्जम्प्टेड हैं टैक्स में से, तो उनको ये बेनिफिट ले मतलब दे रहे हैं, तो उनको मतलब ये नहीं डिमांड ज्यादा करना चाहिए कि जो MSP वो ऑलरेडी गेन कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट देगी तो फिर वो WTO के अनुसार गलत हो जाएगा सर। नहीं नहीं, एक्चुअली फार्मर्स से जो टैक्स नेट में तो पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। इसका एक आप आंसर इस तरीके से कर सकते हो कि एक्चुअली एमएसपी वो अभी सिर्फ 2 स्टेट में मिल रहा है, तो दूसरे दूसरे स्टेट्स के जो फार्मर्स हैं ना उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसका भी हिस्टोरिकल रीजन है भाई, पंजाब और हरियाणा फार्मर्स आर गेटिंग, बिकॉज जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इन्हीं 2 स्टेट्स में उन्होंने फूड सिक्योरिटी का जो इशू है ना, बिकॉज ऑफ दिस स्टेट्स इंडिया ओवरकम द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो तब से ये स्टार्ट है, और एक वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोक्योरमेंट का। और आपको पता होगा शांताराम कमेटी के अनुसार ओनली 6% फार्मर्स आर गेटिंग एमएसपी। सो एक इसमें वैलिड पॉइंट ये है कि दूसरे फार्मर्स को नहीं मिल रहा, और अगर लीगल इस पे हो जाएगा तो दूसरे फार्मर्स भी इस पे डिमांड करेंगे। तो इसलिए एक जो मेरा क्वेश्चन था ना कि व्हाट इज अल्टरनेट, व्हाट इज द गवर्नमेंट देयर, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन जो फार्मर्स के लिए भी सही रहे और जो गवर्नमेंट के लिए भी सही है। राकेश, आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? सर एक जो अभी PM किसान वाला स्कीम है 6,000 यूनिवर्सल बेसिक वाला, ठीक है। बट वो सर उसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने बैंक में देखा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन वो फार्मर्स भी नहीं है, स्टिल दे आर गेटिंग द सब्सिडी, वो जो 6,000 वाला है। तो प्रॉपर चैनल और जो मतलब होना चाहिए कि वो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ जो फार्मर को नीड है उस फार्मर को देना चाहिए, ना कि उन फार्मर को मिले कि जो मतलब उसके लिए एलिजिबल ही ना हो। या राइट, आपका कहने का ये है कि एक्चुअली फार्मर्स को जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो अपन इंस्टेड ऑफ एमएसपी वी कैन प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट, पर उसमें कुछ लूप होल्स हैं, आप बोल रहे हो कुछ फार्मर्स इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो वो एक ठीक है, लेकिन उसमें जी। लेकिन एक्चुअली ये इसका एक सॉल्यूशन इफेक्टिव इनडायरेक्टली आपने इसका इनडायरेक्ट एक सॉल्यूशन दिया है, जो कि कुछ इकोनॉमिस्ट या कुछ लोगों को लगता है कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एमएसपी per acre or per hectare we can provide financial support to farmers directly instead of MSP. So that point is connected to your answer. Rakesh, आपको क्या लगता है what can be the solution which is good for both government and farmers? Sir, सर first एक of all, I think हाँ राकेश, आप hello. हाँ एक सेकंड, आप सोनिया आप कुछ हाँ बोल रहे हैं? ठीक है राकेश, आप सर मैं कंटिन्यू यही कीजिए। बोल रही थी कि जो MSP मतलब MSP की जगह हम वो 6,000 जैसे PM किसान में मिल रहा है, वो अगर प्रॉपर चैनल से और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करके जो फार्मर्स हैं जो लैक कर रहे हैं उनको दिया जाए तो वो सही रहेगा।
एक्चुअली आप बैंक का नाम ले लो, आई थिंक आप बैंक में काम करें तो आपको पता होगा, इस पे कुछ काम चल भी रहा है। जो गवर्नमेंट है ना, एक फार्मर्स का एक डाटाबेस बना रही है, एग्रीस्टेक आपने सुना होगा। तो उस पे ये काम चल रहा है कि जो भी फार्मर्स को ये पीएम किसान ले रहे हैं ना, और जिनके पास एक्चुअली जिन्होंने केसीसी लिया हुआ है, उसके डाटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उससे ये लूप होल्स है ना, आई थिंक इसको अवॉइड किया जा सकेगा। वो कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन दैट। हाँ राकेश, आप बताइए क्या सोल्यूशन हो सकता है। सर बट एमएसपी और ये पीएम किसान में मतलब सर क्या कनेक्शन क्या बैठा रहे हैं सर हम? एक्चुअली जैसे कनेक्शन सर ये है कि एमएसपी तो अलग इश्यू है। हाँ सर। नहीं नहीं, हाँ वो बात आपका ठीक है कि दोनों अलग अलग इश्यू है, लेकिन सोनिया ने जो सॉल्यूशन दिया था ना कि एमएसपी का हम्म। अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो बोल रही थी कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है ना पीएम किसान के थ्रू, तो इसमें कुछ लूप होल्स हैं वो हटा के, और वी कैन सर। आइडेंटिफाई द रियल फार्मर्स एंड वी कैन हम्म। प्रोवाइड देम डायरेक्ट बेनिफिट। तो वो एक सॉल्यूशन तो एक्चुअली वो चर्चा में भी है, और गवर्नमेंट हम्म। आल्सो वर्किंग ऑन यस दैट, एंड सर। इवन इवन हम्म। सम एग्रीकल्चरिस्ट यस एंड सर। इकोनॉमिस्ट हम्म। saying that we should हम्म। provide per hectare or per acre support to farmers directly instead of MSP। तो इसलिए वो चर्चा में है कि हम्म। उन्होंने बोला कि उसमें पीएम किसान में ऑलरेडी इश्यू है, तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अगर होगा तो उसमें इश्यू आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इनके इन पॉइंट्स के अलावा आपके पास क्या सॉल्यूशन है हम्म। तो दैट इज गुड फॉर बोथ सर गवर्नमेंट एंड। एक एक अल्टरनेटिव हो सकता है सर, एक एफिशिएंट मार्केट सिस्टम जैसा कि गवर्नमेंट अभी कर रही है, जैसे ई नाम, जिसमें कृषि मंडियों को वो इंटीग्रेट कर रही है। तो सर मार्केट रियलाइजेशन करवाना चाह रही है गवर्नमेंट कि किसान को प्रोड्यूस का दाम मिले सब राइट। मार्केट सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाए। ओके। दूसरा मेरे हिसाब से सर, एक मिनट, सॉरी सर, आई एम गेटिंग दैट एट दैट मोमेंट, बट मार्केट एफिशिएंट। आपकी आवाज में कुछ इश्यू हो रहा है। आप हिंदी या इंग्लिश सर आई एम जिसमें भी फॉरगेटिंग कंफर्टेबल है दोनों में बोल सकते हो, एट कोई दैट इश्यू। मोमेंट, बट मार्केट मस्ट बी नीडेड सर। राइट राइट, मतलब आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये जो हाँ सर, जाएगा सर। और सर, फार्मिंग जो जो लोग यस हैं सर, ना यस उनके सर। और सपोर्ट सर, में हो आप। हाँ, दूस यस सर, नो 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 सर, मैं सपोर्ट नहीं, एक्चुअली दे कैन आस्क ना, क्रॉस क्वेश्चन दे आस्क में बिकॉज वैसे नहीं है सर, क्योंकि सर उन लोगों ने काफी लूपहोल्स। यस। because ओके we सर। are talking na enam, and actually these infrastructure is supporting those formulas na, means farmer can sell everywhere. Enam is for that only na, if farmer can sell online their produce to anyone to in any state, so actually सर ऐसे लिए जो पहला राकेश आपका आवाज में कुछ इशू आ रहा यस है। सर, यस सर। हाँ। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। But sir, that first law, that is that APMC abolishment law. Indirectly, people are calling. Hello, am I audible, sir? हाँ हाँ, ऑडिबल ना, ऑडिबल। हाँ बोलिए बोलिए। Okay. PMC indirectly. तो सर उसमें यही था कि गवर्नमेंट गाइडलाइन कनेक्शन स्टेबल। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ओके सर, ओके। तो सर वो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इंटरस्टेट ट्रेड पे हमने सारे टैक्स हटा दिए हैं या हटाना चाह रहे हैं, बट सर इन रियलिटी ऐसा ज्यादा कोई टैक्स है भी नहीं। एज फार एज ये टैक्स का काम तो खराब है, बट काफी पड़ेगा तो वो जाएगा भी नहीं इंटरस्टेट। तो सर ओके सर, सर वो ओके राकेश, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम टेल मी वन थिंग। इंटरस्टेट ट्रेड में सारे काफी महंगा पड़ेगा तो वो जाएगा भी नहीं इंटरस्टेट। ओके ओके पहला ये क्रॉस क्रॉस ओके, टेल मी वन थिंग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलती ने है कि जो टैक्स हटा दिया है, फार्मूलाज ऐसा जो ऐसा कुछ नहीं है। दे टेक बैक ना फार्मूलाज, सो Yes, sir. व्हाट यू थिंक दैट डिसीजन वाज राइट और रॉन्ग। राकेश साहब।
सुन पाए मेरा क्वेश्चन? हाँ सर, यस सर, यस हाँ, तो आप बोलना चाहोगे इस पे? सर। सर is highly politically, many things were right, but but some were controversial issues. Yes sir, yes sir. Sir, voice is not audible. हाँ, यस, ठीक है। हाँ हेलो। सोनिया, आप इस पे बोलना चाहोगे कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था टू टेक बैक द फार्म लॉज, दैट वाज राइट और रॉन्ग? सोनिया, आप बोलोगे इस पे? नो सर, इसका थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने इसको भी अच्छे से देखा नहीं है। मेरे को एक क्वेश्चन है सर, वो आप जब बोले तब मुझे पूछना है वो। हाँ बोलिए, इससे टॉपिक से रिलेटेड है क्या? सर, इट इज अबाउट केसीसी। हाँ बोलिए ना, केसीसी पे क्या पूछना है? सर, जैसे मैंने 2-3 दिन रिमोट एरिया में काम किया था और उस टाइम पे केसीसी रिन्यूअल का डेट था, तो ओके। ऐसे कुछ लूप होल्स मैंने देखे वहां पे, जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियली जो पैसा है वो एनपीए होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो ये क्वेश्चन अगर पूछते हैं कुछ केसी से रिलेटेड, तो मुझे ये रखना चाहिए सामने कि नहीं रखना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू के टाइम पे है ना, एक्चुअली मैं भी बैंक में काम करता हूँ तो मुझे पता है इश्यूज होते हैं एमएसपी ग्राउंड लेवल पे, बहुत इश्यूज होते हैं। एक्चुअली मैं अर्बन ब्रांच में था, स्टिल आई नो दैट देयर आर मेनी इश्यूज इन केसीसी, इवन सम फार्मर्स आर नॉट डूइंग फार्मिंग एंड दे आर टेकिंग केसीसी। सो इसमें एक्चुअली एक जैसे अपना फार्म लॉज वाला भी मैंने क्वेश्चन पूछा, तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप गवर्नमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करें जो भी आंसर दे रहे हैं ना, तो योर आंसर शुड बी इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। और केसीसी वाला एक्चुअली वैसे आप थोड़ा बोल सकते हो कि सर देर आर इश्यूज, जैसे इफ आप जैसे कि बात करें, उसे लग रहा है कि आप रूरल ब्रांच में हैं, तो रूरल ब्रांच में आप बता सकते हो अगर आपसे पूछा जाए तो। बट हो सके जितना, मतलब अगर इफ इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट देन यू शुड अवॉइड दैट, इतना अवॉइड कीजिए। या फिर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए और डाटा होना चाहिए, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। अगर वो और एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस वैसे कम ही रहते हैं, जो जैसे कि फार्म लॉज वाला है, ये पिछले साल भी था, लेकिन पिछले साल के इंटरव्यू में किसी से भी नहीं पूछा गया था क्वेश्चन। तो लेकिन अभी पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट का डिसीजन जो था वो सही था कि नहीं था। अब आप केसीसी वाला पूछ रहे हैं, उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे मैंने बात करी थी ना जो डिजिटाइजेशन वाली, तो उसमें गवर्नमेंट को एक्चुअली ये चीजें पता हैं और वो लोग दे आर इन प्रोसेस टू रिजोल्व दिस इश्यूज, तो वो है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आप, आई थिंक ज्यादा नहीं बताना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। और क्या टॉपिक है? आप बैंक में हैं राकेश, आप फ्रेशर हैं या कहीं काम कर रहे हैं? सर मैं अभी ओके ओके, फ्रेशर है ना आप? एमएससी कर रहा हूँ सर। अच्छा हाँ, हेलो। आपने बताया था, ठीक है ठीक है। ठीक है, हम एमएसपी यस सर, यस और सर। ओके ओके। सर, मैंने बैंक 20 को रिजाइन कर दिया है। अच्छा, आपने रिजाइन कर दिया है, ओके। जी नो सर, इशू। मैंने एफसीआई ज्वाइन किया है अभी। ओके ओके, हाँ ठीक है ना, तो एफसीआई इज बेटर ऑप्शन देन बैंक, तो उसमें उसमें कोई इशू नहीं हाँ, है। तो मुझे जैसे जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे सिर्फ एसबीआई था, तो मैंने वो शूट किया था। तो मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर तो है, तो अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो शैल आई हाँ टेल देम दैट आई एम इन एफसीआई नाउ, और आई जस्ट शो देम दैट आई हैव रिजाइन? नहीं नहीं, आप उनको जो एक्चुअल है ना वो ही बताइए उनको, मतलब कि सर मैं, मेरा एफसीआई में हो गया है, और आपने जैसे बोल रहे हैं कि आपने ज्वाइन भी कर लिया है, उसमें कोई इशू नहीं है। कि उनको खाली एनओसी से वो रहेगा, उनको एनओसी चाहिए, तो आपकी जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका एनओसी आपको नहीं देना सर, रहेगा। काउंटर काउंटर क्वेश्चन होंगे, उस हिसाब से मैं पूछ रही थी। काउंटर क्वेश्चन तो एसबीआई से पूछेंगे वो आपको। कितना टाइम आपने जॉब किया वहाँ पे? सर, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में 2 साल होने को आए थे। ओके ओके, हाँ तो आपसे वो पक्का क्वेश्चन पूछेंगे उस बैंक के बारे में, उसके बिजनेस के बारे हाँ, में, और बट आप। देखो, एक डाउट है सर कि सिर्फ अगर मैं रेजिग्नेशन का शो करती हूँ तो ठीक मैं है। बोल सकती हूँ कि मुझे ऑफिसर बनना था, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वो ड्रॉप किया। लेकिन अगर मैं एफसीआई का भी बताती हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि
मतलब एसबीआई से बेहतर कैसे है? आप बैंक में ऑफिसर थे क्या? नहीं सर, मैं क्लरिकल में ही थी। और तो फिर तो ये वाला जॉब अच्छा होगा ना, एफसीआई वाला। उसमें भी सर असिस्टेंट ही है। हाँ तो फिर आपको वो इश्यू तो हुआ ही नहीं ना, आप उसमें क्लियर करते तो वैसे वो चीज भी आप बोल सकते हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता था। बट अगर आप क्लरिकल से इसमें असिस्टेंट है ना, तो आई थिंक अगर वैसे भी देखा जाए तो एफसीआई जॉब इज बेटर ना फ्रॉम योर दैट जॉब। वो तो है ही सर, हाँ, इसलिए। सो नो इश्यू। राकेश, आप एमएससी किस कौन सब्जेक्ट में करें? आप एग्रीकल्चर से है ना? हाँ सर, मैं एमएससी एग्रीकल्चर से कर रहा है, एग्रोनॉमी से कर रहा हूँ, आईआईटी न्यू दिल्ली से। ओके ओके, गुड। तो आप, और आपने स्पेशलाइजेशन भी एग्रीकल्चर उसी से दिया ना एग्जाम? हाँ मैंने सर एग्रीकल्चर फर्स्ट दिया है। ओके ओके, ठीक है। तो राकेश, आप एक क्वेश्चन बताइए फिर, व्हाट आर द करंट इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर, मेजर इश्यूज? इधर इश्यूज सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज सर। ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज सर, सेकंड इज डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, soil fertility, and third point is sir, decreasing third point is sir, fertilizer response. ओके ओके, राकेश आपने जो ये बताया ना, इसका आंसर, ये तीनों पॉइंट ठीक है वैसे, लेकिन आपको थोड़ा आंसर इस हिसाब से देना चाहिए कि इंडियन एग्रीकल्चर में मेजर इश्यूज, आपको पता है अभी लैंड होल्डिंग का एक बहुत बड़ा इशू है कि लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल होते जा रहे हैं। आपको पता होगा ना, एवरेज लैंड होल्डिंग 1.0 हेक्टेयर पर फार्मर है, और 86% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो आपको जो मेजर इश्यूज यस है सर, ना, यस सर। वो वहां से स्टार्ट करना चाहिए कि लैंड होल्डिंग है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, स्टोरेज है या फिर इरिगेशन है, और फिर आपके क्लाइमेट वगैरह, ये तो आप लास्ट में बोल सकते हैं। तो आप कोई भी आंसर देना, उसको प्रायोरिटाइज करें कि आपके जो भी पॉइंट्स हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर हो। आपको ये वाले एग्रीकल्चर से हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो फिर अगर अगर ये ओके जो सर। स्मॉल लैंड होल्डिंग का इश्यू है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट? ओके सर, सर 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 राकेश, आपकी आवाज में कुछ इश्यू आ रहा है, आप बोल रहे हो क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। सोनिया, आप बोलना चाहोगे इस पे, जो हमने इश्यू डिस्कस किया ना स्मॉल लैंड होल्डिंग का, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट? सर इसका आइडिया नहीं है मुझे इतना, बट एक इंसिडेंट मैं बता सकती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले एक कस्टमर आई थी मेरे यहाँ पे, तो सीधी लाइक टोमेटो उनका उगाने का है, जो कि वो किसी और की जमीन पे उगाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कितना कमा लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो डिपेंड करता है, कभी कभी लॉस में भी जाना पड़ता है। तो सर मुझे पता नहीं कि इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि नहीं, बट ये इंसिडेंट है तो मुझे मतलब लगा कि ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए कहीं पे। एक्चुअली आप जो ग्राउंड का आपका एक्सपीरियंस है ना, अगर आप उसको बेटर मतलब अच्छे से आप बताओगे ना, तो वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है उसका। कोई भी आप आंसर दोगे और उसके पीछे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, तो इंटरव्यू में वो बहुत इफेक्टिव होता है। बट आप उसको, ये है कि आपको वो सही जगह पे यूज होना चाहिए और कितना उसके बारे में एक्सप्लेन होना चाहिए। तो आप इसको ये तो बोल ही सकते हाँ हो कि सर। जो आपने जो आपका जो पॉइंट था ना, वो टेनेंट फार्मर्स होते हैं ना, जो लैंडलेस जो फार्मर्स होते हैं, जो किसी दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं, उसके रिगार्डिंग था वो। उसमें वो कुछ अलग अलग मैकेनिज्म होती हैं, लाइक आधा ओनर के पास जाता है, आधा उसके पास जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो तो था इशू एक, जैसे कि अपन ने एग्रीकल्चर में इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, तो लैंड होल्डिंग और उसके अलावा एक टेनेंट फार्मर वाला भी इशू उसमें आ जाता है। राकेश, आप बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ सर, इसका सॉल्यूशन एफपीओ जो अभी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। राइट राइट, वेरी गुड।
इसका ये बहुत मतलब सबसे मेन सॉल्यूशन यही है, और ये नंबर 1 पॉइंट इसका होना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है ना, तो एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट ही यही है कि उसमें कलेक्टिवाइजेशन किया जाता है फार्मर्स का, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उनको एफपीओ का मेंबर बना के, ताकि वो इकोनॉमी को स्केल अचीव कर सकें, उनको जो इनपुट कॉस्ट है उसका कॉस्टिंग कम पड़े, और उनका प्रोड्यूस है उसका सही उनको जो भी है उनका आमदनी सही मिले। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है। और इसके अलावा और क्या, आप एग्रीकल्चर वाले हो तो व्हाट अदर टेक्निकल थिंग्स वी कैन डू फॉर स्मॉल फार्मर्स? सर स्मॉल फार्मर्स के लिए सर अगर कॉस्ट की बात की जाए तो सर हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं जो, या मशीन बैंक्स हैं जो कि हम विलेज लेवल पे एस्टेब्लिश करवा सकते हैं, ताकि तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से रिगार्डिंग जो है वो कम हो सके। तो सर ये है। हाँ, वो दूसरा सर एफपीओ से रिलेटेड ही कहीं ना सेल्फ कहीं है एफपीओ। हेल्प राइट राइट, कंटिन्यू प्लीज। एफपीओ। हाँ, और सर दूसरा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सर एग्रीगेशन ऑफ देयर प्रोड्यूस को प्रमोट करना चाहिए, ताकि अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन, और सर वो कंबाइन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है सर उसको कंबाइन करके उससे रिड्यूस किया जाए। ओके गुड। राकेश, ये स्टेबल बर्निंग का इश्यू है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, और इसमें प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है? सर सर प्रेजेंट में जो सर मेरा मैंने सर सर तेरे ने भी एक पूसा डिकम्पोजर नाम से सर एक कंसोर्टियम रिलीज किया है, जी स्टेबल बर्निंग के लिए काफी इफेक्टिव है। वो उसको स्प्रे करना होता है सर, वो कंप्लीट डिग्रेडेशन कर देता है, जल्दी जल्दी ही उसको डिग्रेड कर देता है स्पर्स को, और राइट। वो काउंस में टर्न कर देता है। तो सर पहले तो ये है सर, और सर काफी मॉडर्न हाईटेक इम्प्लीमेंट भी आ रहे हैं। तो ये आपने पुसा वाला बताया, ये इससे कितने दिन में डिकम्पोज हो जाता है, स्टेबल है वो? एसएमएस की सर फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही, बट सर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट सर मैं इसको देख के बताऊंगा सर। सर आप डबल बर्निंग के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, स्टेबल बर्निंग में एक्चुअली राकेश ने वो पुसा का जो बताया था ना, डिकम्पोजर, वो राइट आंसर था। एक्चुअली मैं उनको पूछ रहा था कि उससे कितने दिन में डिकम्पोज हो जाता है स्टेबल। आई थिंक उनका कुछ डिले है वो इसमें, इसलिए शायद। राकेश, आपको सुनाई दिया था क्या सर? अगर सुनाई दिया तो उसका आंसर बताएंगे आप? हाँ सर, मुझे क्वेश्चन दे रहा है सर, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे भी पता नहीं सर वो कितने दिन लेता है सर। एक बार मैं इसे क्रॉस चेक करूंगा सर, फिर मैं बता पाऊंगा। Okay, what do you think that pusa decomposer is effective and उस पे काम अभी चल रहा है या फिर पायलट स्टेट में है, पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है वो? नहीं सर, इफेक्टिव है सर, और ये सर कमर्शियलाइज हो चुकी है टेक्नोलॉजी। नहीं राकेश, अभी स्टिल इट इज इन पायलट स्टेट ओनली। अभी उस पे कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है अभी, क्योंकि इसका ये इट इज रिसेंट इनिशिएटिव ना, सो अभी वो पायलट स्टेट में ही है। ओके सर, ओके सर। हाँ सर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ होगा हाँ, अभी ये नया था ना, अभी न्यूज में ही था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। आई थिंक 5-6 यस मंथ सर, हुए हैं यस शायद। सर। हाँ राइट राइट, ठीक है। और कुछ डिस्कस आप बताइए, और क्या डिस्कस करें? अभी अपने पास टाइम बचा है 7 मिनट्स और बचे हैं, मतलब 40 मिनट्स का रहता है ना सर जोन। सर एक चीज था जो डबल बर्निंग का बोल रहे थे आप, तो मेरा वे में पूरा वो गांव आता है, तो मैंने देखा है कि जो स्टबल होता है उसको एक मशीन से काटा जाता है, बड़े बड़े ट्रैक्टर के जैसे आते, लेकिन उसको काटने के बाद भी वो रह जाता है जिसको वो जलाते ही है। मतलब मैंने गुजरात साइड रहती हूँ सर, तो मैंने कभी देखा नहीं था, बट जैसे ब्रांच जा रही हूँ तो मैं देखती रहती हूँ वहां पे पूरा विलेज है, तो वो वहीं पे रहता है। वो बहुत हार्ड टाइप होता है, जो मतलब निकालना मशीन के लिए भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक्चुअली हम उसी की बात कर रहे हैं ना, कि जो पीछे रिमेन्स जो रह जाते हैं ना स्टेबल के, तो उनका उसका क्या सोल्यूशन है? वही इश्यू है ना, दिल्ली एनसीआर में जो किसान, जो फार्मर्स उसको जला देते हैं ना, तो फिर काफी उससे पोल्यूशन हो जाता है। तो हम उसी का डिस्कस कर रहे थे कि अभी करंट में उसका क्या सोल्यूशन है और क्या उस पर काम हो रहा है। तो इन्होंने जो आंसर बताया था वो सही था। अभी पूसा है जो, आई थिंक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली है, उन्होंने उस पर एक नया डिकम्पोजर बनाया। उससे अराउंड 2 मंथ्स में मतलब 40
डेज के अराउंड में वो डिकम्पोज हो जाता है। उसमें एक्चुअली मैंने ये था कि पहले जो भी जैसे कि जो सॉल्यूशन थे ना उसमें टाइम काफी लगता था डिकम्पोज होने में, तो फार्मर्स के पास जो हार्वेस्टिंग के बाद जो न्यू सोइंग करनी रहती है ना ये रबी वाली, तो इसमें टाइम बहुत कम रहता है उनके पास। तो उनको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो बहुत कम टाइम में डिकम्पोज करे और इकोनॉमिकल भी हो। तो ये वाला जो अभी जो सॉल्यूशन था ना वो अभी पायलट स्टेट में चल रहा है, इस पर काम हो रहा है। ठीक है, और कुछ आप लोगों को पूछना है और कुछ डिस्कस कर सकते हैं अपन? 5 मिनट और है अभी। सर एक कंजर्वेशन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी चल रहा है सर आजकल। नेचुरल फार्मिंग वाला, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वो उसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की रेजिड्यू में ही क्रॉपिंग कर रहे हैं सर, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। कुछ अच्छा, इम्प्लीमेंट आ गए हैं सर, जैसे हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर, रेड रोडवेटर। हाँ हाँ, वो हैप्पी सीडर की उसकी मदद से उसी में अपन नया सोइंग कर सकते हैं, वही बोल रहे हो ना आप? यस सर, यस ओके ओके, तो फिर यस उसमें सर, नया नया कुछ बता रहे थे ना आप, वो थोड़ा बता दीजिए। नया सर यही है कि सर उसमें रेजिड्यू को निकालने की जरूरत नहीं है, उन रेजिड्यू ही सोइंग कर देगा। जैसे वीट की करनी है हमें पेडी के बाद, तो डायरेक्ट सोइंग कर देता है विदाउट एनी सोइल सोइल डिस्टरबेंस। ओके ओके, बट आई थिंक वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं नहीं था ना, मतलब क्या इश्यूज थे उसमें, मतलब कि फार्मर्स क्यों नहीं जा रहे हैं उस पर? उसमें इश्यूज ये है कि सर जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं सर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, रेजिड्यू इंटरफेयर करते हैं फार्म में, फार्म, और सर कई बार क्रॉप पेस्ट साइकिल डेवलप हो जाता है जिसमें कई डिजीज आ जाती है, कई इंसेक्ट पेस्ट आ जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजिड्यू, बिकॉज दे आर डेवलपिंग ऑन देम। तो सर राइट ये थोड़ा राइट। थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी तो ठीक है सर, यहाँ हमारे यहाँ काफी ट्रायल लगे हुए हैं उसके। ओके ओके, हाँ राइट, हाँ वो इशू सही है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी 2-3 मिनट बचे हैं, अपन क्लोज करते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ प्लीज। सर मतलब रिजल्ट आया फिर प्रिपरेशन करना चाहिए या अभी से ही करना चाहिए? देखो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किसी दूसरा इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम है तो आई थिंक आपको रिजल्ट आने तक उस एग्जाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब मैं, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आरबीआई या अभी सेबी का मैंने सुना, तो मैं सोच रही हूँ सर उस पे पहले मतलब जैसे सिलेबस दोनों का इकोनॉमिक अभी मैं उठाया है, तो मुझे लगता है कि वो उठाऊंगी तो मुझे अगर नाबार्ड हो गया तो उसमें भी काम आ सकता है। नहीं वो तो सेबी और आरबीआई में तो अभी टाइम है, तो आई थिंक अगर आपको इसमें अगर मेंस में आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, तो फिर तो मुझे लगता है आपको इंटरव्यू का ही वो करना चाहिए प्रिपरेशन। तो हाँ तो सर फिर मुझे क्या क्या करना चाहिए अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे मतलब नाबार्ड का इतना एक्सपोजर नहीं है एग्जाम का, ये फर्स्ट बार ही मैंने दिया था। ओके ओके, तो इसमें देखिए आपको एमसीक्यू वगैरह में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? आप जर्नलिस्ट में जनरल स्ट्रीम से दिया था क्या एग्जाम? जी सर जर्नलिस्ट से दिया था और मैंने काउंट नहीं किए सर कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, नो इशू। अगर आपका 30 मार्क्स से करीब आ रहा है एमसीक्यू और आपका डिस्क्रिप्टिव ठीक ठाक है ना, तो आपको प्रिपेयर इंटरव्यू में इसलिए सीरियस लेना चाहिए क्योंकि इस बार एक तो नाबार्ड ग्रेड ए में जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 25 से 50 कर दिया है। और दूसरा एक इस बार आरबीआई ग्रेड बी में क्या हुआ था कि जिन लोगों ने मेंस जस्ट कट ऑफ क्लियर किया था लेकिन उनको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और जिनके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे उस लोगों का उसमें भी नहीं हो पाया था क्योंकि उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले थे। तो मुझे लगता है इंटरव्यू को सीरियसली लेना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आप पे, अगर आपका कोई नियर कोई दूसरा एग्जाम नहीं है तो आई थिंक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। उसके लिए आपने पूछा था कि हाँ सॉरी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए नाबार्ड का वेबसाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसका एनुअल रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, फिर उसमें आप जिस स्टेट हैं उस स्टेट का स्टेट फोकस पेपर वो आपको होना चाहिए। उसके बाद जो करंट इश्यूज हैं एग्रीकल्चर में उसका आपको आइडिया होना चाहिए। फिर जो आप बैंकिंग में जॉब की हो, हाँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपका जो प्रीवियस जॉब या प्रेजेंट जॉब उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर और भी कई हैं पर आपको प्रायोरिटी में ये रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी खत्म करते हैं। जस्टिफाइड आज आप थोड़ा लेट हो गए, अभी हमारा एंड का हो गया है।
ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। Thank you.